कैसे हैं। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाता हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। प्यारे बच्चों, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम के संदर्भ में आपको मैं बताऊं कि जैसे आप एक काल्पनिक पृष्ठ लें और उस काल्पनिक बंद पृष्ठ और उस काल्पनिक बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक ऐसी प्रमेय है जैसे कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स तथा उसके आवेश में गॉस नामक वैज्ञानिक ने एक संबंध स्थापित किया जिसे गॉस का नियम या गॉसेस थ्योरम कहते हैं। यह थ्योरी क्या है या थ्योरम क्या है, प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है या गॉस का नियम क्या है। देखिए, जैसे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का नियम, इसी को हम गॉस की प्रमेय भी कहते हैं। अब हमें मान लें कि यदि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q है, एक बंद पृष्ठ है, उसका जो परिबद्ध आवेश है वो Q है, तो उससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स φe मान लें, तो φe बराबर Q/ε0 होगा। किसके अनुसार? गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार। लेकिन बंद पृष्ठ ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स φe बराबर इंटीग्रल वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A, इसको हम लिख सकते हैं φe इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A इक्वल टू Q/ε0। अब आइए हम किस तरह से सिद्ध करते हैं कि गॉस की प्रमेय में φe जो होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसके लिए हम उपपत्ति करते हैं और इस उपपत्ति में एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए आप देख रहे हैं, एक परिबद्ध बंद पृष्ठ है। इसके बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिसका स्थित वेक्टर या जिसका क्षेत्रफल वेक्टर d वेक्टर A है और दिशा इसकी n कैप है। इससे थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो यहाँ पर इस परिबद्ध गॉसियन पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स की यहाँ पर गणना करना है, उसके लिए हम इसमें लिख सकते हैं कि माना O, यहाँ पर O बिंदु है, माना O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर क्षेत्रफल अवयव d वेक्टर A है और इसके द्वारा माने इस क्षेत्रफल अवयव द्वारा बिंदु O पर एक घन कोण है और इसका यहाँ पर जो ये कोण है ए डी ओमेगा है। अर्थात इससे हम स्पष्ट करते हैं डी φe बराबर E इंटू डी ए, माने यहाँ पर E इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र है, डी वेक्टर A क्षेत्रफल अवयव है और वैद्युत फ्लक्स माने इससे होकर गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख लें कि माना एक बंद पृष्ठ में O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर
एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है, अतः क्षेत्रफल अवयव d वेक्टर A से d वेक्टर A की दिशा में या d वेक्टर A की दिशा में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के कारण बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A। अब यहां पर ये मान लेते हैं कि माना डी वेक्टर A से वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर है, तब फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा परिमाण में इसका E डी ए कॉस थीटा। यहां पर ये ध्यान देना है कि डी वेक्टर A की दिशा इधर है और ये थीटा इसका कोण है। अब हमें ज्ञात करना है इस दिशा में परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो ये आधार हो रहा है और ये कण हो रहा है। ऐसे देखें ये आधार एक कण, आधार और कण के बीच में संबंध होता है cos थीटा का, और cos थीटा बराबर आधार बटे कण। आधार का हमें मान निकालना है और कण है dA, तो आधार बराबर यहाँ पर हो जाएगा dA cos थीटा। अर्थात इस दिशा में जो यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव होगा वो dA cos थीटा होगा। अब इस प्रकार से हम फाई E बराबर E इंटू dA cos थीटा इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर विशेष ध्यान ये देना है कि हमें जानते हैं कि यदि यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें और इसे इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर यहां पर हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर इंटू dA cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dA cos थीटा अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पर dA cos थीटा अपान R स्क्वायर ये d ओमेगा होगा, क्योंकि d ओमेगा यहाँ पर कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या, मैंने जो इसके द्वारा लिया गया आयतन है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, अतः dA cos थीटा अपान R स्क्वायर इक्वल टू d ओमेगा, जहां d ओमेगा dA क्षेत्रफल अवयव द्वारा O बिंदु पर
घन कोण है, ये O बिंदु पर घन कोण है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर हम फिर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे मिटा दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा आपको और समझना है कि यहाँ पर जैसे हम अल्पांश, यहाँ केवल पृष्ठ के DA अल्पांश क्षेत्रफल अयोग को लिए हैं, तो इसलिए यहाँ हमें प्राप्त हुआ है फाई E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DA cos थीटा अपान R स्क्वायर। अब यहाँ जहां पर हम लिख दिए कि ब्रैकेट में देयरफॉर DA cos थीटा अपान R स्क्वायर इक्वल टू D ओमेगा। अब इसमें मान रख दें फाई E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D ओमेगा। लेकिन ध्यान देना है कि ये फाई E इक्वल टू ना होकर के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ D लिया जा रहा है, तो इसलिए इसे हम लिखेंगे D फाई E इक्वल टू, और ये D फाई E इक्वल टू यहाँ भी होगा। अब हम इसमें दोनों पक्षों का समाकलन कर दें। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्योंकि यहाँ इसमें जो अल्पांश क्षेत्रफल लिया जा रहा है उसके लिए ये हो जाएगा D फाई E इक्वल टू, तो D फाई इक्वल टू इतना मान हुआ। अब हम यहाँ पर D फाई E का जब समाकलन कर देंगे तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन D फाई E इक्वल टू, अब Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए कांस्टेंट है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान डिफिनिट है, कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा D ओमेगा, जहां ब्रैकेट में लेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन D ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। क्यों होगा 4 पाई स्क्वायर? 1/4 पाई नहीं 4 पाई। क्यों होगा 4 पाई? क्योंकि हमें जानते हैं कि स्फीयर का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर D ओमेगा इक्वल टू DA cos थीटा अपान R स्क्वायर, तो DA की जगह पर 4 पाई अपान R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो D ओमेगा इक्वल टू केवल 4 पाई प्राप्त होगा। अब हम आगे इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर आगे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करने पर इसका मान हो गया 4 पाई, और इसका पूरा समाकलन करने पर आएगा फाई E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। अर्थात यही जो है गास की प्रमेय है या गास का नियम है। यहाँ से स्पष्ट है कि किसी बद्ध पृष्ठ से, किसी गासियन पृष्ठ से या बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यही है गास की प्रमेय। यदि हम ये मान लें कि यहाँ पर बहुत से बिंदु हों, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बातें हमें और आपको समझाना है कि माना गासियन पृष्ठ पर एक से अधिक आवेश है। यहाँ लिखेंगे हम, माना पृष्ठ पर, बंद पृष्ठ पर एक से अधिक आवेश है, माने पर अन्य आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 Qn है। तब यहाँ पर
लिखा जा सकता है फाई ई इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 Qn। अब इसका पूरा योग कर लेंगे, यह हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q, अर्थात ये इन सब का योग हो जाएगा। ये है गासेस थ्योरम या गास की प्रमेय या गास का नियम। आइए अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें कि गासियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं क्या है। अब इसी में आपको आगे मैं बता रहा हूं गासियन पृष्ठ। अगली रीडिंग है गासियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। गासियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। यहाँ पर ध्यान दें, गासियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं यानी गासियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। गासियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मुख्य प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर एक है यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। गासियन पृष्ठ के लिए बंद पृष्ठ होना अनिवार्य है, अर्थात यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। गासियन पृष्ठ जो है एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ होने से, क्योंकि इसके बाह्य सतह पर जो भिन्न भिन्न बिंदु हो उनमें एक अंतर निकाला जा सके। और दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, यह पृष्ठ उस पृष्ठ से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यह पृष्ठ उस क्षेत्र से गुजरना चाहिए जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और तीसरी विशेषता क्या है, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए। नंबर तीसरा है पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होना चाहिए। पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होना चाहिए। फिर बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।